नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में, थोड़ा गहराई से। हमने कुछ YouTube वीडियोस देखे हैं, उनसे जानकारी जुटाई है जो इसके फायदे बताती हैं, कहाँ से मिलता है ये, और हाँ, कुछ ज़रूरी सावधानियां भी। तो आज का मकसद है कि विटामिन ई के असली फायदे क्या हैं वो समझें, इसे सुरक्षित तरीके से कैसे लें ये जानें, और ये जो सप्लीमेंट्स और खाने की चीज़ों वाला कन्फ्यूजन है ना, उसे भी थोड़ा दूर करें। और आपको पता है, ये विटामिन ई कोई एक अकेली चीज़ नहीं है। ये तो 8 अलग अलग फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स, मतलब वसा में घुलने वाले यौगिकों का ग्रुप है। और इन सब में जो सबसे खास बात है वो है इसका एंटीऑक्सीडेंट होना, है ना? चलिए इसी से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। विटामिन ई की सबसे बड़ी ताकत आप कह सकती हैं उसका एंटीऑक्सीडेंट गुण ही है। हमारे शरीर में ना लगातार एक प्रक्रिया चलती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं उसे। इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स, ये क्या होते हैं? ये समझिए कि ये कुछ बिगड़ैल से कण होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को, सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी से बुढ़ापा भी जल्दी आता है। विटामिन ई जो है वो इन फ्री रेडिकल से लड़ता है। अच्छा, इसीलिए इसे एंटी एजिंग विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये उस नुकसान को, उस एजिंग प्रोसेस को धीमा करने में मदद करता है। तभी शायद लोग इसे त्वचा पर इतना लगाते हैं। मैंने देखा है फेस पैक वगैरह में वो हरे वाले कैप्सूल फोड़कर मिलाते हैं। तो ये कोलेजन वाला क्या मामला है? स्रोत बताते हैं कि ये कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। हाँ देखिए, कोलेजन एक प्रोटीन है। ये हमारी त्वचा का समझिए ढांचा है। इसी से त्वचा टाइट रहती है, उसकी बनावट अच्छी दिखती है। तो मतलब विटामिन ई लगाने से त्वचा जवान दिखती है? एक तरह से हाँ, क्योंकि ये कोलेजन को सपोर्ट करता है, और इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को बाहर के नुकसान जैसे धूप या पोल्यूशन से भी बचाते हैं। तो झुर्रियां, फाइन लाइंस, इनको कम करने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल। और वो जो पुराने निशान रह जाते हैं जैसे स्ट्रेच मार्क्स या पिंपल्स के दाग, कहा जाता है कि अगर रेगुलर विटामिन ई तेल लगाएं तो वो हल्के पड़ जाते हैं। हाँ, कुछ हद तक मदद मिल सकती है, क्योंकि ये स्किन की हीलिंग और रिपेयर में मदद करता है। और कुछ स्टडीज तो ये भी इशारा करती हैं कि एक्जिमा जैसी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी इसे खाने या लगाने से फायदा हो सकता है। वाह, तो स्किन के लिए तो ये कमाल का है। हाँ, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए ये वाकई काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, स्किन से आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंदर इसके काम तो शायद और भी ज्यादा असरदार हैं, जैसे हृदय का स्वास्थ्य। स्रोत बताते हैं कि ये नेचुरल ब्लड थिनर है, मतलब खून पतला करने वाला। जी हाँ, ये खून में थक्के मतलब क्लॉट्स बनने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लॉट से ही तो हार्ट अटैक का खतरा होता है। बिल्कुल। और अगर पहले से छोटे मोटे धक्के हों तो उन्हें घोलने में भी थोड़ी मदद कर सकता है। साथ ही ये हमारी रक्त वाहिकाओं को, मतलब ब्लड वेसल्स को लचीला रखने में भी मदद करता है। लचीला, उसका क्या फायदा? देखिए, अगर नसें सख्त होंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दिल पर जोर पड़ेगा। विटामिन ई उन्हें नरम रखने में मदद करता है। और हाँ, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करने में भी इसका रोल हो सकता है। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। जी, एक स्रोत में 2019 की 18 स्टडीज की समीक्षा का जिक्र था, जिसमें पाया गया कि विटामिन ई सप्लीमेंट्स लेने वालों में हार्ट डिजीज के कुछ रिस्क फैक्टर्स कम हुए। पर ये दवा की जगह तो नहीं ले सकता है ना, खासकर अगर कोई पहले से खून पतला करने की दवा ले रहा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक सहायक हो सकता है, खासकर कमी होने पर, लेकिन कोई भी सप्लीमेंट, खासकर दिल के मामले में, डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सही बात है, लेकिन खाने में पर्याप्त विटामिन ई रखना ये दिल के लिए फायदेमंद है, ये जानना अच्छा है। निश्चित रूप से। दिल के बाद एक और अंग की बात करते हैं जहां इसका असर मुझे काफी चौंकाने वाला लगा, लिवर, और खासकर वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFD जिसे कहते हैं। ये आजकल सुनने में बहुत आ रहा है। हाँ, ये समस्या बढ़ रही है। इसमें होता क्या है कि लिवर सेल्स में फैट जमा होने लगता है बिना शराब पिए भी। अक्सर खराब लाइफस्टाइल, गलत खान-पान इसका कारण होता है। और लिवर का काम तो शरीर से गंदगी निकालना है ना? जी, लिवर हमारा डिटॉक्स सेंटर है। जब उस पर फैट जमता है तो उसका काम ठीक से नहीं हो पाता, वो कमजोर होने लगता है। और स्रोत बताते हैं कि विटामिन ई यहाँ दवा की तरह काम कर सकता है। ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। हाँ, कुछ स्टडीज में ऐसे नतीजे मिले हैं। 2021 की 8 स्टडीज की एक समीक्षा में पाया गया कि NAFLD के मरीजों को विटामिन ई सप्लीमेंट देने से लिवर फैट कम हुआ। सच में?
और वो जो लिवर के टेस्ट होते हैं SGPT, SGOT, हाँ, वो एंजाइम्स होते हैं, लिवर में दिक्कत होने पर उनका लेवल बढ़ जाता है। उस समीक्षा में ये भी देखा गया कि विटामिन ई से वो बढ़े हुए लेवल्स भी नॉर्मल की तरफ आने लगे। अरे वाह! पर ये करता कैसे है, मतलब लिवर पे कैसे काम करता है? इसके पीछे भी वही एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करने वाले गुण हैं। फैटी लिवर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन बहुत होती है। विटामिन ई इनसे लड़कर लिवर सेल्स को बचाता है, उन्हें हील करने में मदद करता है। कमाल है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि NFLD वाकई बढ़ रहा है। अच्छा, अब वापस आते हैं उस एंटी एजिंग वाली बात पर। त्वचा की तो हमने बात की, पर स्रोत कहते हैं कि ये असर सिर्फ स्किन तक नहीं, पूरे शरीर पर है। सही कह रहे हैं आप। वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना, वो तो हर सेल को बूढ़ा करता है, स्किन, हार्ट, लिवर, किडनी, सबको। तो अगर विटामिन ई उस स्ट्रेस को कम करता है तो लॉजिकली ये हमारे अंदरूनी अंगों की एजिंग को भी धीमा करेगा। इसका एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण मिला मुझे। एक 2018 की स्टडी थी, उसमें 54 मरीज थे जिनकी किडनी हाई ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज की वजह से खराब हो रही थी। हाँ? उन्हें 3 महीने तक रोज 800 IU विटामिन ई दिया गया। ये IU मतलब इंटरनेशनल यूनिट्स, डोज मापने का तरीका है, और 800 IU काफी हाई डोज है। हाँ, ये काफी ज्यादा है। तो क्या हुआ उस स्टडी में? नतीजे जबरदस्त थे। बताया गया कि लगभग सबकी किडनी की फंक्शनिंग सुधरने लगी, मतलब किडनी रिकवर होने लगी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब ये अंगों को सीरियस डैमेज से बचाने में भी मदद कर सकता है। हाँ, और एक और उदाहरण है एंडोमेट्रियोसिस का। ये महिलाओं में होने वाली एक दर्दनाक कंडीशन है और ये भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़ी मानी जाती है। अच्छा। 2021 की स्टडी में पाया गया कि विटामिन ई लेने से इसमें भी दर्द और दूसरे लक्षणों में सुधार हुआ। तो ये सब उदाहरण यही दिखाते हैं कि इसका एंटी एजिंग असर सिर्फ बाहर का नहीं, अंदरूनी है, गहरा है। शरीर को बूढ़ा होने से बचाने के अलावा क्या ये रोज की छोटी मोटी तकलीफों में भी काम आता है, जैसे मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन, क्रैम्प्स जो पड़ते हैं? कई लोगों को रात में पैरों में भयानक क्रैम्प्स आते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है और स्रोत बताते हैं कि विटामिन ई की कमी से ऐसा हो सकता है। कमी से? कैसे? शायद इसलिए क्योंकि विटामिन ई मसल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में और सेल्स को डैमेज से बचाने में मदद करता है। जब मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती या उनमें डैमेज होता है तो दर्द और ऐंठन हो सकती है। ओह, इसीलिए शायद डॉक्टर कभी-कभी सीने में दर्द या पैरों में ऐंठन वालों को विटामिन ई लेने को कहते हैं। हाँ, ये एक कारण हो सकता है। और महिलाओं के लिए एक और अच्छी खबर है। बताइए। पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है, डिस्मेनोरिया, उसमें भी ये बहुत राहत दे सकता है। सच में? जी हाँ, 2018 में 100 महिलाओं पर स्टडी हुई। पाया गया कि रोज 200 IU विटामिन ई लेने से पीरियड का दर्द और ब्लीडिंग दोनों काफी कम हुए। 2021 की स्टडी ने भी यही बात कंफर्म की। अरे वाह, ये तो बहुत सी महिलाओं के काम की जानकारी है। हाँ, शायद इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी असर की वजह से। और एक जगह मैंने पढ़ा कि वैरिकाज नसों में भी मदद कर सकता है, वो जो पैरों में नीली नसें उभर आती हैं। संभव है। ब्लड फ्लो सुधारने और नसों की दीवारों को हेल्दी रखने में मदद करके शायद ये उससे जुड़ी कुछ तकलीफें कम करे, पर यह उसका मुख्य इलाज नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हमने स्किन, हार्ट, लिवर, एंटी एजिंग, मसल्स, इन सब पर फायदे देखे, पर लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी संभावित लाभ बताए गए हैं, जैसे फेफड़ों के लिए। फेफड़ों के लिए कैसे? ये पोल्यूशन का असर कम करने, अस्थमा का खतरा घटाने और फेफड़ों की इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार हो सकता है। ये लॉजिकल है क्योंकि फेफड़े सीधे हवा के संपर्क में आते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन वहां जरूरी है। फिर मस्तिष्क के लिए भी कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन, मतलब सोचने समझने की शक्ति और याददाश्त को बेहतर बना सकता है। अल्जाइमर रोग का खतरा कम करने में भी इसकी भूमिका हो सकती है, ऐसा कुछ शुरुआती रिसर्च कहती है। दिमाग भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल तो बनता है, पर हाँ, इस पे और रिसर्च चाहिए। प्रजनन क्षमता मतलब फर्टिलिटी के लिए भी फायदे हैं। पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी, महिलाओं में अंडे की हेल्थ, यहाँ तक कि बुजुर्गों में हड्डियों, जोड़ों और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा बताया गया है। आप देख रहे हैं कितने अलग अलग फायदे हैं, लेकिन सबके पीछे कहीं ना कहीं वही बेसिक गुण काम कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ब्लड फ्लो में मदद, शायद हार्मोन्स पर भी कुछ असर। ये दिखाता है कि ये कितना फंडामेंटल न्यूट्रिएंट है हमारे लिए। ये सब सुनकर तो लगता है कि भाई इसकी कमी तो होनी ही नहीं चाहिए किसी को, पर फिर सवाल है कमी होती क्यों है? क्या हम खाने से पूरा नहीं ले पा रहे?
इसका एक बड़ा कारण हमारा आजकल का खान-पान है, खासकर वो रिफाइंड अनाज जिनमें फाइबर नहीं होता। जैसे मैदा से बनी चीजें, सोचें नूडल्स, पास्ता, समोसे, कचौरी, भटूरे, सफेद ब्रेड, केक, बिस्किट। जब गेहूं को रिफाइन करके मैदा बनाते हैं ना, तो उसका चोकर और उसका बीज मतलब जर्म हटा देते हैं। और विटामिन ही उन्हीं में होता है। हाँ, सबसे ज्यादा उन्हीं हिस्सों में होता है। तो जब वो हट गया तो विटामिन ई भी गया। अरे मतलब जो चीजें हम मजे से खा रहे हैं वही हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। एक तरह से हाँ, प्रोसेस्ड खाने में कैलोरी तो खूब होती है, पर पोषक तत्व जैसे विटामिन ई गायब हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि साबुत अनाज खाओ, नेचुरल फूड्स खाओ। तो फिर मिलेगा कहाँ से ये विटामिन ई? अगर रिफाइंड चीजें कम करनी है तो क्या खाएं? स्रोतों के हिसाब से सबसे तगड़ा स्रोत है व्हीट जर्म ऑयल, गेहूं के बीज का तेल। हाँ, व्हीट जर्म यानी गेहूं का अंकुर पोषक तत्वों का खजाना होता है वो, और उसके तेल में विटामिन ई कूट कूट कर भरा होता है। कितना? बताया गया है कि सिर्फ एक बड़ा चम्मच मतलब करीब 15 ml तेल में 20 मिलीग्राम विटामिन ई होता है। और हमारी रोज की जरूरत? वो है करीब 15 mg, तो एक चम्मच ही काफी है पूरे दिन के लिए। वाह, ये तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ, ये तेल ऑनलाइन या हेल्थ स्टोर्स पे मिल जाता है। सलाद में डाल लो या स्मूदी में मिला लो। लेकिन रोज तेल पीना शायद सबको ना जमे, और क्या ऑप्शंस हैं? दूसरा बढ़िया स्रोत है सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स। सिर्फ 28 ग्राम मतलब एक छोटी मुट्ठी बीजों में करीब 10 mg विटामिन ई मिल जाता है। ये रोज की जरूरत का लगभग 66% है। अच्छा, इन्हें भूनकर खा लो स्नैक की तरह, या सलाद, दही, दलिया में डाल लो। बीज वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं, फाइबर, अच्छे फैट्स। बिल्कुल। और तीसरे नंबर पर हैं सबके फेवरेट बादाम। एक मुट्ठी बादाम वही करीब 28 ग्राम, उसमें आपको 7.3 mg विटामिन ई मिल जाएगा। रोज की जरूरत का करीब आधा एक मुट्ठी बादाम से ही? हाँ, इन्हें भिगोकर छीलकर खाएं या घी में भूनकर। बादाम बटर भी अच्छा है, या बादाम रोगन तेल दूध में मिलाकर पीते हैं कुछ लोग। तो ये 3 टॉप हो गए, व्हीट जर्म ऑयल, सूरजमुखी के बीज और बादाम। हाँ जी। इनके अलावा मूंगफली में भी है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, खासकर पालक में, फलों में आम, कीवी, एवोकाडो, टमाटर, ब्रोकली, नारियल में भी थोड़ा थोड़ा है। तो मतलब अगर डाइट में रंग बिरंगी नेचुरल चीजें शामिल करें तो काम बन सकता है। बिल्कुल, सबसे अच्छा यही है कि अलग अलग स्रोतों से लें, इससे बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। हर खाने की अपनी खासियत होती है। ये बात तो एकदम सही है कि खाने से लेना बेस्ट है। पर अब आते हैं उस बड़े सवाल पर, वो जो बाजार में हरे रंग के कैप्सूल मिलते हैं विटामिन ई के, इवियन 400 जैसे, उनका क्या? लोगों ने स्किन पे, बालों पे लगाते हैं, कुछ खाते भी हैं, क्या वो सही है? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ बहुत सावधानी चाहिए। जैसा आपने कहा, हमारी रोज की जरूरत है करीब 15 mg, और वो जो हरे कैप्सूल हैं उनमें एक कैप्सूल में होता है 400 mg विटामिन ई। 400? अरे बाप रे, ये तो जरूरत से करीब 27 गुना ज्यादा है। हाँ, 27 गुना। तो आप समझ सकती हैं इसे रोजाना खाना कितना ज्यादा हो सकता है। तो ये खतरनाक है। नियमित रूप से बिना डॉक्टर की सलाह के इतनी हाई डोज लेना खतरनाक हो सकता है। हाँ, क्योंकि विटामिन ई फैट सॉल्युबल है, मतलब ये शरीर में जमा होता है, आसानी से बाहर नहीं निकलता। और जमा होने से क्या दिक्कत? ज्यादा जमा होने पर ये खून को जरूरत से ज्यादा पतला कर सकता है, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से खून पतला करने की दवा ले रहे हैं। इसके अलावा जी मिचलाना, दस्त, थकान, धुंधला दिखना, ऐसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। बहुत रेयर मामलों में सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मतलब वो कैप्सूल खाने के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें खाया जा सकता है, पर सिर्फ तब जब डॉक्टर किसी खास मेडिकल कंडीशन के लिए किसी कमी को पूरा करने के लिए इसे प्रिस्क्राइब करें, और वो भी डॉक्टर की बताई डोज और बताए गए समय तक ही। अपनी मर्जी से रोजाना हाई डोज लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन लोग चेहरे और बालों पर तो लगाते हैं उसे, वो ठीक है? हाँ, बाहरी इस्तेमाल जैसे फेस पैक में या बालों में लगाना वो आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। स्किन उसे बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती कि शरीर में ओवरडोज हो जाए, पर खाना अलग बात है। तो किन लोगों को सप्लीमेंट्स लेते हुए खास ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो वो लोग जो खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, उन्हें बिना डॉक्टर से पूछे बिल्कुल नहीं लेना है।
गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, बच्चे, इन सबको डॉक्टर से पूछना ही चाहिए। और जिनकी कोई सर्जरी होने वाली हो, उन्हें भी कुछ हफ्ते पहले इसे बंद करने को कहा जा सकता है। और अगर कोई बिना डॉक्टर की सलाह के लेना ही चाहे तो कितने दिन ले सकता है? सप्लीमेंट से पहले डॉक्टर। ठीक है, ये बात एकदम साफ हो गई। तो निचोड़ ये है कि विटामिन ई स्किन, हार्ट, लिवर, मसल्स के लिए जरूरी है, एंटी एजिंग भी है। इसे खाने से पाना बेस्ट है व्हीट जर्म ऑयल, सूरजमुखी के बीज, बादाम, हरी सब्जियां, फल वगैरह से। और वो जो हाई डोज वाले हरे कैप्सूल हैं, उन्हें खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बिल्कुल। और एक बात और सोचने वाली है यहाँ, हमने देखा विटामिन ई सेल्स को डैमेज से बचाता है, जो एजिंग का कारण है। तो क्या सिर्फ विटामिन ई काफी है या हमारी बाकी आदतें भी मायने रखती हैं? मतलब जैसे अगर हम रोज एक्सरसाइज करें तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन अच्छी पहुंचेगी, क्या ये विटामिन ई के असर को और नहीं बढ़ाएगा? या अगर हम स्ट्रेस कम लें, क्योंकि स्ट्रेस खुद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है, स्मोकिंग छोड़ दें, शराब कम कर दें, तो ये सब चीजें मिलकर विटामिन ई के साथ शायद ज्यादा अच्छा काम करेंगी, है ना? हमारी पूरी लाइफस्टाइल मिलकर सेल्स को हेल्दी रखती हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कैसे अच्छी आदतें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और असर को बढ़ाती हैं। चलिए, इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। बहुत जानकारी मिली।